ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है। चौहान साहब, संत कुमार जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाहते थे जी चौहान साहब? मैं महेंद्र जी एक बात फिर से दोहराना चाहता हूं कि हरियाणा में अब जो चुनाव होने जा रहा है, जिसके बीच में हम खड़े हैं, वो हरियाणा की सरकार बनाने का चुनाव है। और हरियाणा की जनता अच्छे से ये समझती है, हरियाणा का मतदाता, कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है, देश तरक्की के मार्ग पर चल निकला है, देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है और देश एक बार जो कांग्रेस जहां उसको गर्त में ले गई थी, दुर्गति के चक्रव्यूह में उसको फंसा दिया था, वहां से शनै शनै निकल रहा है। तो देश के साथ हरियाणा कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। हरियाणा का आम मतदाता, हरियाणा का आम मतदाता, एक मिनट महेंद्र जी, हरियाणा का आम में देखने को क्यों नहीं मिली? वहां के वोटर्स को क्यों नहीं समझ में आई? देखिए, हरियाणा के जो चुनाव राजस्थान में हुआ, जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, वो वहां की सरकार किसकी हो किसकी नहीं हो ये निर्णय करने के लिए नहीं था महेंद्र जी। वहां की सरकार को लेकर के कुछ बात अच्छी या बुरी हो सकती है। मैं प्रवीण जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर 8 विधायक आ गए सभा के, तो समाजवादी पार्टी की सरकार को एक इतना बड़ा मैंडेट हो गया कि वो 5 के आगे भी और कुछ जिले और आगे चल लेंगे। मेरा ये कहना है, लोक विधानसभा का जो चुनाव हरियाणा का है, वो हरियाणा की जनता ये तय करने वाली है कि उसको 5 साल के लिए हरियाणा की जनता हरियाणा की कमान किसको सौंपेगी, और वो कमान कम से कम कांग्रेस को सौंपने वाली नहीं है, जिसका भ्रम संत कुमार जी को है, और ना ही वो प्रवीण जी की पार्टी को सौंपने वाली है, जिसको परखा जा चुका है, जिसके कारनामों के कारण उनका नेतृत्व कारागार में पड़ा है। ठीक है चौहान साहब, अत्री साहब लौट रहे हैं आपके पास, संत कुमार जी के पास जाना है। संत कुमार जी, एक उस सवाल से शुरू करेंगे। आपसे सवाल ये है जो चौहान साहब ने भी उठाया था कि चलिए ठीक है, बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों खुश हो इस चीज से? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, चौहान साहब तो मुझे नहीं मालूम ये ज्योतिष का काम करते हैं। इन्होंने जहाँ तक यूपी की बात कही, उत्तर प्रदेश में इन्होंने केवल सपा पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि मायावती के साथ भी समझौता किया, और मायावती ने बीजेपी को जिताने के लिए अपने उम्मीदवार तक खड़े नहीं किए, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हरवाने का काम करने की कोशिश की। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 11 में से 8 सीटों पर आ रही है। आप क्यों नहीं जीत पाए? राजस्थान में इनकी अपनी सरकार है। अब देखिए वीरेंद्र जी, अगर आपने बोलना है तो आप बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ। अब आप बोलिए, मैंने एक प्रश्न किया है। बिल्कुल नहीं बोला, आप थोड़ा धैर्य रखें। आप अत्री साहब बोलते हैं, अत्री साहब को बीच में टपकते हैं आप। जी संत कुमार जी, आप पत्रकार रहे हैं सेवा में। आप एक मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आपको जितना समय मिले आप चुनाव में लेक्चर देने का काम करें। देखिए, यहाँ सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं। संत कुमार जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। मैं बोल रहा हूँ, आप सुने। मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि हमने चुनाव की तैयारी कर ली, अब अगली तैयारी करेंगे। आपने क्या तैयारी की? भारतीय जनता पार्टी ने ये तैयारी की कि आपके पास उम्मीदवार नहीं थे, आपने कांग्रेस के और INLD के कुछ लोग लेकर के आपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की। नंबर 2, आप जहां तक बात करते हैं हरियाणा के विकास की, मैं एक सवाल आपसे करता हूं। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये बात कहलवाएं हरियाणा में कि वो गुजरात मॉडल हरियाणा में लागू करेंगे और गुजरात की जैसी सरकार सहूलियत करी ऐसी सहूलियत देंगे। ये बात कह करके आप चुनाव लड़े, फिर देखिए आपका धरातल क्या है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 400 हो जाएगी, जब गन्ने का भाव 300 से 200 हो जाएगा, जवाब ले लेते हैं सर। 240 से 110 हो जाएगी, जबकि डीजल जो है उसका भाव हरियाणा के बराबर आएगा, हरियाणा का भाव महंगा हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा। ठीक है संत कुमार, जवाब ले लेते हैं सर। मैं बहुत संक्षेप में संत कुमार जी से एक प्रश्न पूछा गया कि उपचुनाव को लेकर के आपकी पार्टी क्यों इतरा रही है। आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप पलटकर मुझसे जो प्रश्न कर रहे हैं उनके उत्तर आप सुनिए। अब जरा संत कुमार जी अब सुनने का अब सुन, वापस थोड़ा सा और वक्त है हमारे पास। आप मुझे ब्रेक दे रहे थे।
आप मुझे उपदेश दे रहे थे, अब आप भी तो सुनिए। आपने प्रश्न पूछे, मुझे उत्तर देने दीजिए। आपने प्रश्न पूछे हैं तो उत्तर भी देने दीजिए। संत कुमार जी प्रश्न पूछे हैं तो उत्तर भी देने दीजिए। आपसे पूछा था, आप जवाब नहीं दे पाए। आपसे जवाब मांगा गया था, आप जवाब नहीं दे पाए। आपने जो प्रश्न किए उसका उत्तर देना मेरा अधिकार है। आपने जो प्रश्न किए, आपने जो प्रश्न किए उनका उत्तर देना मेरा अधिकार है। आप मुझे बोलने दीजिए। आप चौहान साहब आपकी गुस्सा क्यों आता है जब हम आपको कमजोरी बताते हैं? आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। ठीक है, संत जवाब ले लेते हैं। संत कुमार जी जवाब। जी चौहान साहब, संत कुमार जी से जो प्रश्न पूछा गया उनको उसका उत्तर उनके पास नहीं था। कांग्रेस के पास इन उपचुनावों में इतराने के लिए कुछ नहीं है। हरियाणा की कांग्रेस के लिए तो कम से कम कुछ नहीं। दूसरी बात, जहां तक हरियाणा में, अब संत कुमार जी आपको क्या हुआ? अब आप सुनने का साहस जुटाइए। अब संत कुमार जी सुनने का साहस जुटाना चाहिए। आप बोलते रहेंगे। अभी आप मुझे उपदेश दे रहे थे। आप जरा सुनिए तो सही। आपने प्रश्न किए ना, उत्तर सुनने का साहस जुटाइए। उत्तर आप सुनने का साहस जुटाइए। मुझे माफ कीजिएगा, आपको भी रोकना पड़ेगा। संत कुमार जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन मुझे उत्तर देखिए, अत्री साहब कुछ नहीं, आपको बिल्कुल उत्तर लेंगे। संत कुमार जी, प्रवीण अत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। संत कुमार जी, ऐसा है, मैं जो चौहान साहब जो इस वक्त बार बार जो अपने आपकी पार्टी को महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रुके। मैं एक बात जानना चाहता हूं। देखिए, आप जब भी आप इलेक्शन में जाते हो, मतदाता के पास जाते हो, आप मतदाता से वोट मांगते हो। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी क्या कह के मतदाता से वोट मांगेगी। हरियाणा के 10 साल से हरियाणा का मतदाता बेरोजगारी से, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से, रोजगार, मतलब इतनी समस्याओं से जूझ रहा था। बीजेपी 10 साल कहां थी? कभी इन्होंने हरियाणा की जो जनता है उसके साथ जो बेकायदगियां हुई, कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। इनके 4 मात्र एमएलए होते थे। एक भाई साहब एक स्टेटमेंट देते थे, 3 एमएलए इनके सोते रहते थे। 10 साल से जो पार्टी लोगों की समस्याओं तक नहीं पहुंची, लोगों की समस्याओं की बात नहीं की, लोगों की समस्या से लड़ाई नहीं लड़ी, वो पार्टी आज ये दावा करती है कि वो हरियाणा का सरकार बनाएगी। मेरे पास सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र धीमान। मुझे लेकिन ये प्रश्न आपने इकट्ठे कर दिए, इनका उत्तर तो बिल्कुल आप नोट करके रखिएगा सर, आएंगे आपके पास। सुरेंद्र धीमान जी, जिस तरीके से चौहान साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उपचुनाव में हार हुई है तो वहां पर सवाल अलग अलग थे लोगों के सामने, वहां पर सरकार नहीं बनानी थी, क्या इस नजरिए से देखा जाए? देखो, मैंने पहले ओपनिंग रिमार्क्स भी यही कहे थे कि जो उपचुनाव होते हैं किसी भी राज्य में या किसी भी राज्य के विधानसभा के चुनाव होते हैं, पूर्व फुल विलायत जिसको बोलते हैं, आम चुनाव बोलते हैं, वो लोकसभा के चुनाव से भिन्न होते हैं। वहाँ के मुद्दे भिन्न होते हैं। वहाँ का नेतृत्व किसको सौंपा जाना ये इंपॉर्टेंट होता है। किस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कौन सा मजबूत उम्मीदवार ये देखा जाता है। लोग ये भी देखते हैं कि ये व्यक्ति हमारे आम लोगों के काम आ सकता है। वो पार्टी से ऊपर उठ के भी कई बार निर्दलीय विधायक तक भी बना देते हैं, किसी सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को नकार देते हैं। तो इसलिए उस संदर्भ में अगर यूपी में लोकसभा में नरेंद्र मोदी का जादू चला था, तो अब वहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोगों को लगा कि बीजेपी नहीं, वहाँ पर सपा ही मजबूत है, सपा को ही वोट दिया जाना चाहिए। 3 सीटें इनको मिली हैं। ऐसी राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण, राजस्थान में मैं और राजस्थान का रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि ये भी हो सकता है क्योंकि राजस्थान में तीसरी पार्टी का फिलहाल विकल्प नहीं है। वहाँ पर या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। हरियाणा में जैसे विकल्प हैं, हरियाणा में, यूपी में विकल्प हैं, तो वहाँ पर 2-3 पार्टियों में से किसी एक को पार्टी को चुन लेते हैं। राजस्थान में क्योंकि विकल्प नहीं है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर बीजेपी कोई तरफ वोट ना डाल के कांग्रेस को वोट डाला है, और वहाँ पर कांग्रेस के इतरा मतलब वहाँ पर कांग्रेस राजस्थान के लिए तो इतरा सकती है। यूपी में क्योंकि कांग्रेस को सीट नहीं मिली है, कांग्रेस उसको हरियाणा के साथ जोड़ के तो खुश हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और कांग्रेस इसलिए मुझे जो लगता है, हालांकि संत कुमार जी ने जवाब दे सकते हैं कि वो क्यों कांग्रेस इसमें इतरा रही है, पर जो मुझे लगता है, एक बात और कहनी है संत कुमार जी आप थोड़ा सा सुनिए, संत कुमार जी आप बाद में जवाब देंगे। संत कुमार जी आप बाद में देंगे। कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस इसलिए भी इतरा सकती है क्योंकि कांग्रेस इस बार सत्ता में है, और मुख्यमंत्री जो मौजूदा है उनके नेतृत्व में चुनाव में उतर गई है कांग्रेस की चुनाव, और वो तीसरी दफा चुनाव अपना कांग्रेस सरकार बनाने का लोगों को कह रही है, हम तीसरी दफा चलाएंगे, ये वादा लोगों को कह रही है। तो इसलिए उनके पास इतरा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो लहर कांग्रेस की खिलाफ। एक छोटी सी टिप्पणी और आपकी चाहेंगे।
बीजेपी की जब भी बात होती है तो बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को चुनाव में लेके जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 100 दिन के भीतर जो कामकाज किए हैं उन कामकाज का जिक्र हम लोग जनता के बीच में जाके करेंगे, जो निश्चित तौर पर इन उपचुनाव के दौरान भी हुआ होगा। देखो इस संदर्भ में किस तरीके इस उपचुनाव में भी हुआ होगा, लेकिन हरियाणा में उसका जोरदार तरीके से प्रचार होगा। उपचुनाव में तो क्योंकि 11 सीटें हैं विधानसभा की, जहां पर इतनी सीटें हों, 400 से ज्यादा सीटें, और वहां पर 20 या 11 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव चर्चा हो रही हो, वहां उस जोरदार तरीके से चर्चा नहीं होती है। लेकिन हरियाणा में निश्चित रूप से जो बीजेपी की विपक्षी पार्टियां हैं, जो मौजूदा सत्ताधारी कांग्रेस है और प्रमुख विपक्षी दल जो INLD है, ये इन 100 दिनों का जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी की सरकार का है उसका जरूर चर्चा करेगी और उसी के आधार पर वो आकलन करवाने का प्रयास करेगी। जी वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपके पास निश्चित तौर पर कई सवाल इकट्ठा हो गए होंगे, आप जवाब दे दीजिएगा। जी संत कुमार जी, बिल्कुल आपके पास आएंगे सर, इस जवाब के बाद बिल्कुल आपके पास आएंगे संत कुमार जी ने कहा हमारे पास प्रत्याशी नहीं थे, हमने इंडियन नेशनल लोकदल से ले लिए नेता, हमने कांग्रेस से ले लिए। संत कुमार जी भीतर झांकिए, आपको पता चलेगा कि हमने बुलाया नहीं आपके नेताओं को, आपके नेता कांग्रेस के डूबते हुए जहाज को छोड़ करके आए। और सुनिए, वो अपनी पार्टी के भीतर रहते हुए भी उनमें से अधिकांश चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे लोग हरियाणा की जनता के साथ हुए अन्याय के खिलाफ बोल रहे थे, आपने सुनी नहीं। वो आज हमारे यहां है, अब जनता आपको सुनाएगी विधानसभा के चुनाव में। दूसरी बात, प्रवीण जी ने कहा, प्रवीण जी ने अपनी पीठ थपथपाई, इनको अपनी पीठ थपथपाने का अधिकार है कि इनकी पार्टी ही संघर्ष में थी, लेकिन प्रवीण जी अपनी पीठ थपथपाने तक आपके अधिकार पर मैं बिल्कुल चोट नहीं कर सकता। आपका व्यक्तिगत मामला है, आपकी पार्टी का मामला है, परंतु कम से कम मीडिया में आपने कहीं पढ़ा नहीं, या तो आप पढ़ते नहीं या आप टेलीविजन पर झूठ बोल रहे हैं। पिछले 10 सालों के दौरान अगर दूसरे दल हरियाणा में लोगों के बीच में संघर्ष कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी हरियाणा की जनता के हर मसले पर मुखरता के साथ खड़ी थी। और सुनिए, इंडियन नेशनल लोकदल को लोगों ने परखा हुआ है, ये वही पार्टी है जो किसानों पर गोली चलवाती है कंडेला में। वो पार्टी हरियाणा के हितों की, किसानों के हितों की, तो बड़ी स्पष्ट बात है। चौहान साहब जो है, मैं तो हैरान हूं कितनी साफ गोई से झूठ बोल रहे हैं चौहान साहब के हमने किसी को बुलाया नहीं। जितेंद्र सिंह खुर्दबन लाडवा से इनकी टिकट के दावेदार थे, उनकी स्टेटमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे घर पे आए और मुझे घर पे आके उन्होंने कमिट किया, तब मैं पार्टी में आया। तो आप तो घर बुलाने गए उनके, आपने उनको कमिट किया, उसके बाद आपने उनको डिस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, तो साफ कोई से झूठ मत बोलिए, इतना झूठ मत बोलिए, बोलिए। ठीक है, ठीक है, उनके यहाँ से कोई संदेश बात आ गई। संत कुमार जी कुछ बोलना चाहिए। संत कुमार जी, हाँ देखिए महेंद्र जी, मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये दोनों साथी थोड़ा सा संयम बरते। हम भी उम्मीद करेंगे सर जी। मैं चौहान साहब से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है चौहान साहब जवाब देंगे। चौहान साहब, आज से 10 साल पहले जब इस प्रदेश में जेल में बैठ करके फिरौतियां ली जाती थी, जब कंडेला में और किसानों पे गोलियां चलाई जाती थी, जब इस प्रदेश में रैलियों के नाम पर ठेलियां ली जाती थी, जबरदस्ती प्लॉटों पर जिस समय जबरदस्ती कब्जे किए जाते थे, उस समय आप उस समय की सरकार को जो लोकदल की थी आप सपोर्ट करते थे या नहीं? आपने उस समय उनका विरोध क्यों नहीं किया? जिस समय इस प्रदेश की जनता त्राही करने लग रही थी, जिसमें एक तरीके से इस प्रदेश में रिश्वतखोरी, लूट, भ्रष्टाचार, जबरदस्ती, प्लाटों पे कब्जे, जोर जबरदस्ती का राज था, आपने उनका साथ दिया। दोनों से प्रश्न पूछे गए हैं। अब जवाब ले लेते हैं, बहुत संक्षेप में जवाब ले लेते हैं निश्चित तौर पर। नहीं, बताइए जी। बिल्कुल चौहान साहब, आप फिर अत्री साहब आपके पास आ रहे हैं। जी चौहान साहब, ये आपने क्या आरोप लगाया था? ये आपने क्या? मैं यही कह रहा हूं, हमने इंडियन नेशनल लोकदल को आज भी कह रहे हैं, और जिस समय कहीं ना कहीं हम इनके साथी रहे अतीत में, इस बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मैंने इनकार कब किया? लेकिन इन्होंने जो काम किया उसके खिलाफ हम मुखरता से निरंतर बोलते रहे हैं। हम लोग कभी मौन नहीं थे। और सुनिए,
ये अगर भय और भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार तो इतना भयंकर है कि आज फरीदाबाद में एक व्यक्ति डीसी के दफ्तर में खुद को गोली मार गया कि इतना भ्रष्टाचार मेरे काम नहीं हो रहे, उसने खुद को गोली मार दी। भ्रष्टाचार के शिरोमणि आप हैं। अब की बार हरियाणा की जनता आपके 10 साल आपके भ्रष्टाचार को देखेगा, आप लोगों को 10 वर्ष आपके भ्रष्टाचार। ऐसा है, पहले तो मैं संत कुमार जी की बात का जवाब दे देता हूँ। मैं संत कुमार जी शायद एक बात को भूल रहे हैं। संत कुमार जी अब रुकिए, आपकी बात का जवाब देता हूँ मैं। संत कुमार जी जरा रुकेंगे 1 मिनट। संत कुमार जी 1 मिनट रुके जरा। 2004 से और 2014 के बीच के अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइम के रिकॉर्ड को अगर देखें, संत कुमार जी की मैं थोड़ा अपडेट कर देना चाहूंगा। 2004 से लेके 2014 आज की डेट में जो क्राइम रेट है, आप यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, बिल्कुल आपका जवाब लेंगे। टोटल क्राइम में 74% का इंक्रीज हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज महेंद्र जी, जो क्राइम अपहरण और डकैती, इसके अंदर आप हैरान हो गए जान के 2000 अगर 2004 से कंपेयर करें 2014 में 555% इंक्रीज हुआ है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिसमें रेप तक का वो आता है, उसके अंदर 2004 से लेकर 2014 कंपेयर करें 152% का इंक्रीज है। मुझे हैरानी हो रही है संत कुमार जी के ऊपर कि वो यहां बैठ के टीवी पे बात करते हैं हमारी सरकार के दौरान की। ये आपकी सरकार के आंकड़े बता रहा हूं संत कुमार जी। आप और एक और चीज है महेंद्र जी, एक चीज और हैरानी की बात यह है कि 2014 में पंजाब और हिमाचल के क्राइम रिकॉर्ड को अगर हम जोड़ दें तो हरियाणा का उससे 1.5 गुना ज्यादा है। आप मान के 1.5 गुना ज्यादा। और आप बात करते हैं हमारी सरकार की। आपको तो सोचना चाहिए बात बोलने से पहले कि आपकी सरकार के दौरान क्राइम रेट तेजी से इंक्रीज हुआ है। महेंद्र जी मैं 1 मिनट में जवाब देता हूं इस बात। बिल्कुल सर, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा सर, 1 मिनट से भी। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है हरियाणा के अंदर, सुनिए, हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं भी कोई भी छोटे से छोटा अगर क्राइम हो तो उसकी FIR दर्ज की जाए। ये चौटाला साहब का टाइम नहीं है। और संत कुमार जी मैंने बताया रेप केसेस के क्राइम में 152% का इंक्रीज है। वो छोटे से छोटा क्राइम नहीं होता। क्योंकि अपहरण आप करते थे, डकैतियां आप करवाते थे। ऐसा है संत कुमार जी, अभी मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। आप तो मुंहजबानी बात कर रहे हो। 152% का इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और आप बात कर रहे हैं हमारी सरकार की। हमेशा की तरह बेहतर विकल्प डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी है। जी डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, किस तरीके से देखा जाए, क्या जिस तरीके से हम लोग चर्चा करने बैठे थे नरेंद्र मोदी की हवा, बीजेपी की हवा लहर, उसके बाद हम लोग निश्चित तौर पर मुद्दों पर आ गए हैं। ये बीजेपी की तरफ से या तमाम दलों की तरफ से होने वाला है कि हम लोग मुद्दों पर आ जाएंगे, एक लहर को छोड़ के, एक लहर का पीछा छोड़ के या उस बहस को छोड़ के। आफ्टर ऑल ये जब विधानसभा के चुनाव की क्योंकि प्रक्रिया 20 तारीख से नामांकन पत्र शुरू हो जाएंगे और ऑफिशियली चुनाव प्रचार भी उसी दिन शुरू हो जाएगा। हालांकि उससे पहले रैलियां हो रही हैं, चुनाव प्रचार वो भी है। आज आपको अपने कार्यक्रम के जो अंत में जो परिदृश्य देखने को मिला तीनों ही पार्टियों का, लगभग चुनाव प्रचार का परिदृश्य यही रहने वाला है। यही तस्वीर हम इसको जो उपचुनाव राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के संदर्भ में हरियाणा के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, तो उसका परिणाम हमें देखने को मिला। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, जिसमें जो संत कुमार जी ने एक इशू उठाया था और वीरेंद्र चौहान जी से पूछा था, जो हालांकि पहले वीरेंद्र चौहान खुद उठा चुके थे। इतिहास, किसी पार्टी का जो इतिहास है, इतिहास तो इतिहास रहता है और उसके संदर्भ में बातें होती हैं। ये बीजेपी का क्योंकि गठबंधन पहले अब तक होता रहा है और गठबंधन में मिलकर सरकार बनाते रहे हैं, इस पे वो तथ्य है, उन तथ्यों को कोई छिपा ही नहीं सकता। जैसे संत कुमार जी पूछ रहे थे कि क्या इस सरकार का जो INLD की सरकार थी 2000 से 2005 तक रही, जो 5 मार्च तक, क्या उसको बीजेपी का समर्थन नहीं था? तो वो था, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि वो गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद गठबंधन में चुनाव लड़ा, उसके बाद और अभी जो सबसे न्यूनतम घटनाक्रम हुआ है, जिसका मैंने पहले भी इसी डिबेट में चर्चा कर चुका हूँ, ID स्वामी जी का बयान आया है कि लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव होंगे 2014 के, अगर हमें उसके परिणाम के बाद INLD की जरूरत पड़ी तो हमें उनकी मदद हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें थोड़ा सा देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज मैं इसमें जरूर इंटरप्ट करूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट। जैसे जो आपने बात की, देखिए ये बीजेपी जो है केवल हमारे कंधे का यूज करना चाहती है, प्रयोग करना चाहती है। अदरवाइज हमारा ना तो हम समझौता कर रहे हैं, हमारे नेता पहले स्पष्ट कर चुके हैं, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, बीजेपी अपने डूबते को तिनके का सारा वाली बोलते हैं, बीजेपी अपनी डूबती नहीं है, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी कोई समझौता। सिर्फ एक थोड़ा सा 2 सेकंड का अपडेट करना करूंगा, इसलिए अपडेट करूंगा कि जो चुनावी बातें जो होती हैं, के समर्थन देने की जो बात होती है, केंद्र में भी INLD
बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट हमने बोला ये था। तथ्यात्मक बातें हैं। सर वक्त खत्म हो गया, माफ कीजिएगा चौहान साहब, वक्त खत्म हो गया, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए चर्चा में। साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। हरियाणा विशेष में आज की चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।